तो कुछ हलचल की खबर आई कि पाकिस्तान ने सीज फायर किया है, लेकिन अब कई तरह के सवाल भी हैं। हमारे सहयोगी दीपांकर जो है हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार, हम उनसे भी बात करेंगे इस पर कि अभी के ताज़ा अपडेट्स क्या हैं, और ताज़ा अपडेट बहुत ज़रूरी हो जाते हैं। और दिल्ली से फिलहाल ऐसी कोई खबर नहीं है कि कोई हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई हो, और जो जानकारी आई थी देखिए उसमें जो महत्वपूर्ण बात थी वो आपके लिए जानना उतना ही ज़रूरी है, क्योंकि ये बात आई जब शाम को कि सीज़ फायर का अनाउंसमेंट होता है ट्रंप की तरफ से। जब ट्वीट आता है उसके बाद ये कहा गया कि 12 तारीख को एक बेहद ही महत्वपूर्ण मीटिंग होगी। ट्रंप के बयान के 30 मिनट बाद ही विक्रम मिस्री जो है विदेश सचिव शाम 6 बजे प्रेस ब्रीफ के लिए आते हैं। 42 सेकंड में अपनी बात खत्म करते हैं। रिटायर्ड मेजर जनरल ए.के. चतुर्वेदी रिटायर्ड मेजर जनरल ए.के. चतुर्वेदी। और हमारे साथ बातचीत के लिए और ज़्यादा रिटायर्ड मेजर जनरल ए.के. चतुर्वेदी साहब जुड़े हुए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका भारत समाचार पर। जो अभी के सिचुएशन है सर, आपका विश्लेषण। पाकिस्तान से खबरें आ रही हैं कि सीज फायर का उल्लंघन उसने किया है, कई जगहों पर ड्रोन देखे गए हैं और ये अलार्मिंग भी है। आप इसे कैसे देख रहे हैं? हम हाल के कुछ घंटों में क्या देखने वाले हैं, क्या लग रहा है आपको? देखिए, मेरा अपना पर्सनल असेसमेंट मैं बोलूंगा जी। और मेरा पर्सनल असेसमेंट ये है कि पाकिस्तान पे इतनी आसानी से भरोसा करना वैसा ही है जैसे कि हम किसी ऐसे पे भरोसा करें जो भरोसे के लायक बिल्कुल ना हो। मैं वो शब्दों को यूज नहीं करना चाहता हूँ कि जो नॉर्मल हमारी भाषाओं में कहा जाता है कि ऐसे लोग जो होते हैं इन पे भरोसा नहीं करना चाहिए। कारण पाकिस्तान हमेशा तब जब वो नीचे झुका हुआ होता है तब वो सारे वादे करता है, लेकिन वो वादे तोड़ने में उतना ही शातिर है। आपको याद होगा कि और पराक्रम के समय जब पूरा मोबिलाइजेशन हुआ और उसके बाद जबकि जो एक मीटिंग हुई थी जिसमें कि अटल बिहारी वाजपेयी इस्लामाबाद गए थे सार्क की, उसमें मुशर्रफ ने लिख के दिया था कि पाकिस्तान का इस्तेमाल वो नहीं होने देंगे किसी तरह की क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के लिए। लेकिन उसी के बाद कालूचक हुआ, उसी के बाद दुनिया भर के हुए। इसके पहले 1971 में जब 93,000 उनके प्रिजनर ऑफ वॉर को रिहा किया गया था तो पाकिस्तान ने कहा था हम सारी इश्यूज बायलैटरली डिसाइड करेंगे। लेकिन 1988-86 आते आते जियाउल हक कहने लगे कि नहीं, यूएन रेजोल्यूशन से। यूएन रेजोल्यूशन के टाइम में भी जब वो बिल्कुल किनारे लगे हुए थे तो उस वक्त भी वो मान गए थे जो यूएन रेजोल्यूशन, उसकी जो सेकंड कंडीशन थी वो ये थी कि पाकिस्तान अपने ट्रूप्स पूरे हटाएगा और जितने वो कबायली हैं उनको हटने में एनकरेज करेगा। लेकिन वो कंडीशन आज तक पूरी नहीं हुई और वो प्लेबिसिट की बात करते रहे। तो इसलिए पाकिस्तान पे भरोसा बहुत सोच समझ के करने की जरूरत है, नंबर 1। नंबर 2, आज भी शाम को कुछ खबरें आई हैं और कुछ ऐसे लोगों से को मैंने देखा है टीवी पे, कुछ दूसरे चैनल्स पे, जो भरोसे के लायक हैं। वो कहते हैं कि मैंने अपनी आंखों से ट्रेसर बुलेट चलते हुए देखा, थर्ड्स की आवाज सुनी, ड्रोन्स को उड़ते हुए देखा। इसका मतलब वो जो अभी आपके पहले एक राजनयिक बता रहे थे उसमें कितनी सच्चाई है, दैट इज अ मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। मुझे लगता है कि अभी हमको गार्ड बिल्कुल डाउन नहीं करना चाहिए। मेरे हिसाब से ये जो हुआ है इसके टर्म्स एंड कंडीशन जब तक नहीं पता चलेंगे तब तक मैं इस सीज़फायर पर बहुत भरोसा पर्सनली नहीं करता हूं। आपने अच्छी बात कही, टर्म्स एंड कंडीशन की। हाँ सर, सॉरी मैं बीच में आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, क्योंकि टर्म्स एंड सबसे कारण मैं उसका कारण मैं बताता हूँ क्यों नहीं करना चाहता हूं मैं इन पर भरोसा। क्योंकि हमारा जो इरादा था वो एक टेररिज्म का जो तंत्र है उसको डिस्ट्रॉय करने का था। आपने मरकज सुभान अल्लाह जो बहावलपुर में था उसको डिस्ट्रॉय किया, आपने मरकज लश्कर तौयबा को किया जो मुरीदके में था, आपने गुलपुर में किया और उसके अलावा 6 और जगहों पे किया। तो लेकिन इससे आपने टेररिस्ट को मारा। ना आपके हाफिज सईद के मरने की कोई खबर है, ना आपके मसूर अजहर के मरने की खबर है,
ना सैयद सलाउद्दीन के मरने की खबर है, अगले दिन ही पाकिस्तान आर्मी उनके साथ खड़ी हुई दिखाई पड़ी, जबकि उन्होंने उनको शहीद का दर्जा दिया। पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने उनकी अपनी पार्लियामेंट में बोला कि ये हमारे प्रयासों से टीआरएफ के ऊपर बैन लगते लगते यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में बचा है। इसका मतलब पाकिस्तान में टेररिस्ट नहीं है, पाकिस्तान टेररिस्ट है। तो वो चीज, अगर वो जो उनके साथ ये टैग है, आप दुनिया में कहीं देख लीजिए, कोई भी टेररिज्म की एक्टिविटी होती है उसके तार घूम फिर के जुड़ते हैं कहां से? पाकिस्तान से। तो इसलिए इतनी आसानी से इन पे भरोसा कर लेना, जो पहले मैंने हिस्टोरिकल बात बताई और इसको जोड़ के मैं पर्सनली सोचूंगा कि 2002 जब 12 तारीख को बातचीत हो दोनों डीजीएमओ की, इसमें मुझे क्या आज लग रहा है कि दो कारण से उनको टेररिस्ट जो उन्होंने माना है ये सीज फायर। एक, कल जो बेल आउट के लिए कंडीशन मॉरियो जो अमेरिका ने लगाई होगी कि हम आपको आज प्रोविजनली दे रहे हैं $1 बिलियन, वो एक कंडीशन। दूसरा, उनको उम्मीद नहीं थी, उनकी उम्मीद से बियॉन्ड इंडियन आर्मी ने उनको ठोका है। उनके 8 एयरफील्ड जो है वो डिस्ट्रॉय हो गए। उनके जितने जो टारगेटेड किलिंग हुई है, तो और जो टारगेटेड हमारी एक्शंस हुए हैं, मिलिट्री एक्शंस, मैं काइनेटिक एक्शन या अमेरिकन शब्दों का इस्तेमाल नहीं करता हूं, जो मिलिट्री एक्शन हुआ है वो बहुत ही पोटेंट था। तो लेकिन जो सवाल मेरे दिमाग में है, जो पिछले 4-5 दिनों से उन्होंने फायरिंग की है एलसी के ऊपर, जिसमें कि हमारे 16 ऑफिशियल फिगर है, मेरे ख्याल में 40 से 50 लोग मरे होंगे। और जो डैमेज हुआ, इसका जिम्मेदार कौन है? इसका रेपरेशन कौन देगा? जो उन्होंने मंदिर तोड़े, चर्च तोड़े, गुरुद्वारे तोड़े, उनके लिए कौन जिम्मेदार होगा? तो ये चीजों का जब तक फैसला ना हो, हमें बहुत चौकन्ना रहने की जरूरत है। पाकिस्तान पे भरोसा करना सांप पे भरोसे करने से ज्यादा नहीं है। आपने बहुत डिटेल में बहुत महत्वपूर्ण बातें जो है बताई है। मैं एक बार अपनी टीम से रिक्वेस्ट करूंगी, जरा एक बार वो ग्राफिक्स चलाइएगा जिसका मैंने जिक्र किया था। 9 स्पेसिफिक जो टारगेट आतंकी थे जहां पर सेना ने अटैक किया 7 मिनट में, वो ग्राफिक्स भी हम बाकायदा बताएंगे। वो 9 स्पेसिफिक प्लेसेस, और जो 5 आतंकियों को लेकर आज जो इंफॉर्मेशन आई, क्योंकि आपने कहा कि हाफिज इसके अबू मसूद अजहर के भी मरने की खबर नहीं आई, वो डरा हुआ है और वो कहता है कि काश मैं मर जाता, जब अपनी फैमिली के 14 लोगों के मारे जाने की खबर जब आई उसके। तो आपने सही कहा कि सांप पर भरोसा किया। ये वो 9, क्योंकि आपने बहालपुर का जिक्र किया था सर, जैश का हेडक्वार्टर है, उसके बाद मुरीद के पंजाब लश्कर का कैंप है। ये 9 टारगेट जो इंडिया ने चुने थे बाकायदा। सरजाल जैश की अहम लॉन्चिंग साइट है ये सोचिए कितनी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद महमूना जोया, सियालकोट, ये भी देखिए। तो ये ग्राफिकली इंफॉर्मेशन हम दे रहे हैं क्योंकि इस पर चर्चा हो रही है। बरनाला लश्कर तैयबा का बड़ा अड्डा है ये पीओके में। उसके बाद कोटली जैश का प्रमुख सेंटर है ये, ट्रेनिंग दी जाती थी, वेपन्स रखे जाते थे। हिजबुल का ट्रेनिंग सेंटर मस्कर रहील, शवाई नाला कैंप, मुजफ्फराबाद लश्कर तैयबा का ये कैंप है, और ये वो जगह है सैयद बिलाल कैंप मुजफ्फराबाद जैश ए मोहम्मद का। तो ये वो 9 अटैक्स जो स्पेसिफिक 9 टारगेट्स पे किए गए थे। सर यही बात अभी आप जानकारी भी दे रहे थे, और ये हमारा एक ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च हुआ था जब 7 मिनट में, पूरा ऑपरेशन 25 मिनट चला, लेकिन सिर्फ 7 मिनट में 9 स्पेसिफिक जगहों को टारगेट करके कैंप्स उड़ाए गए ये आतंकियों के। लेकिन आपने सही कहा, जड़ पर वार नहीं हुई है। और जड़ क्या हम उसकी आर्मी के अंदर देखें सर? बिल्कुल, नॉट ओनली आर्मी, आपको देखिए कि इन्होंने क्या कोशिश की है पिछले 3 दिन में, अगर आप गौर करें। हाँ। तो जो उन्होंने इस लड़ाई को एक टेररिज्म की लड़ाई के बजाय एक दीन की लड़ाई बना दिया कि भाई देखिए इन्होंने हमारी मस्जिदों पे हमला किया है, तो ये मुसलमान और वर्सेस रेस्ट की लड़ाई है। वो अपने देश के हर एक लोग को एक साथ करना चाहते थे, जिससे, और हमारे देश के में जो एक सोशल फैब्रिक है, जो उन्होंने कोशिश की थी पहलगाम के साइन तोड़ने की, वो नहीं टूटा, वो इस वक्त तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। इसमें उनकी मदद करने के लिए अमेरिका से पन्नू जैसे लोगों ने ये उड़ाने की कोशिश की कि भाई आप देखिए उनके ड्रोन कहां आ रहे थे। हाँ। आप अगर गौर करें तो उनके ड्रोन अमृतसर आ रहे थे। अमृतसर में वो
वहां का गाजर का हलवा खाने नहीं आ रहे थे, वो आ रहे थे दरबार साहब हरमंदिर साहब पे हमला करने। ये तो कहिए कि हमारी इतना आकाश तीर इतना मजबूत था, हमारा एडी सिस्टम इतना मजबूत था कि वो उसको भेद नहीं पाए। गुजरात में वो किस लिए जा रहे थे? या तो वो भुज की रिफाइनरी को उड़ाने जा रहे थे, या गुजरात में अहमदाबाद में जो अक्षरधाम का मंदिर है उसको तोड़ने के लिए जा रहे थे, जिससे कि अपने लोगों को एक वो दिखाना चाहते थे कि देखो उन्होंने हमारे मस्जिद पे हमला किया और हमने उनके मंदिर और गुरुद्वारे पे हमला किया। और इसमें आप देखिए कि जैसा कि आज वो सोफिया चौधरी ने बहुत अच्छी बात बोली, और व्योमिका सिंह ने, कि कोई मस्जिद को नुकसान पहुंचाया नहीं गया क्योंकि हम लोग इज्जत करते हैं। उन्होंने इसको अपने जो जिसको कहते हैं कि लड़ाई के सारे प्रिंसिपल्स को तोड़ा। कल उन्होंने एकदम से जो जो इंटरनेशनल एविएशन है, सिविल एविएशन, वो खोल दिया। क्यों? क्योंकि हम अगर जो उनके रिटेलिएटरी अटैक करेंगे तो बीच में उनके जहाज आ रहे हैं, जिससे कि हम अपने टारगेट पर ना पहुंच पाए। तो मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान पर भरोसा करना थोड़ा जल्दबाजी। अच्छा, इसमें एक और चीज मैं बताना चाहता हूँ। प्लीज प्लीज। आप देखिए, कल तक जो पहली बार जो परसों बात हुई थी मार्को रूबियो की, वो हुई थी शहबाज शरीफ से। लेकिन आज उन्होंने किससे बात की? आसिम मुनीर से। इसका मतलब उन्होंने एक मैसेज बिल्कुल क्लियर उनके पास, अमेरिकन के पास चला गया कि भाई साहब, ये शहबाज शरीफ और आसिफ दार और आसिफ ख्वाजा, इनका कोई वजूद ही नहीं है। ये सब बेकार के लोग हैं, इनकी कोई सुनता नहीं है। ये ऐसे ही मतलब अपने को खुद मुख्तार बन रहे हैं। असली ताकत है वो पाकिस्तान आर्मी के पास है। ठीक ठीक। इस पर मैं बात चलते सर मैं बात करूंगी आपसे, क्योंकि आपने आतंकवादियों का जिक्र किया था, तो ग्राफिकली हम बता रहे हैं कि कौन कौन से बड़े आतंकवादी जो है वो क्योंकि इनके बारे में डिटेल आज ही आई है। हमने आतंकी संगठनों को जो टारगेट किया था ग्राफिक्स में हमने वो भी बताया, और ये कौन कौन से आतंकी है इंफॉर्मेशन हम इनकी भी दे रहे थे कि पाकिस्तान सेना गार्ड ऑफ ऑनर देती है सर इनमें से कुछ को। तस्वीरें वायरल हुई, दुनिया ने देखा, जमाना हंसता हुआ नजर आया कि ये देश किस दिशा में है, मतलब क्या ही ये देश है। एक खबर और आ रही है, वो भी हम अभी अपने दर्शकों को दिखाएंगे। श्रीनगर में लाल चौक के ऊपर पाकिस्तानी ड्रोन्स दिखाई दिए हैं। श्रीनगर में हमले की कोशिश में लगे पाक के ड्रोन, सीज फायर का उल्लंघन। वीडियो में स्थिति बिल्कुल साफ है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री भी वीडियो सबूत के साथ ट्वीट कर रहे हैं। इस पर भी हम बातचीत करेंगे, वो भी विजुअल्स जो है वो दिखाएंगे हम। तो यहाँ पर बहावलपुर में मरकज का जिक्र हुआ सर, हाफिज मोहम्मद जमील, क्योंकि आपने कुछ बड़े नाम लिए कि वो कहाँ हैं अभी, वो तो अभी मरे नहीं है, और जब तक नहीं मरेंगे ये, और कहावत होती है कि कुछ लोगों को तो तब तक मरा हुआ मत मानिए जब तक कि उनकी 13वीं ना हो जाए। 13वीं ना खा ली जाए। ये मैं वो नहीं लूंगी कि वो कहाँ का, किस स्टेट में बोला जाता है, क्या बोला जाता है, आप समझ गए होंगे। लेकिन मैं जो कहना चाह रही हूँ सर, वो मूल समझिएगा कि तब तक आप मत मानो। तो ये शायद ये वही लोग हैं, ये वही लोग हैं। मैं मानता हूं आपकी बात, बिल्कुल मानता हूं, क्योंकि इन्होंने तो शुरू किया है आतंक। जो नया आतंक का जो चेहरा आया है 89 से, वो यही है। उनमें से एक यासीन साहब तो अपने जेल में अपना सड़ रहे हैं, बाकी लोग तो ये बाहर घूम रहे हैं। आप मेरे को बताइए, एक कंडीशन में लगाना चाहता हूं, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं। मसूद अजहर हमारा कैदी था, और उसको 2000 में जब वो यहां से लेके जाया गया है और छोड़ा गया है, जिसके बदले में तो रूपन कटियाल के फैमिली को आप क्या जवाब दोगे? क्योंकि उसको उमर सईद को छोड़ा गया था। उमर सईद ने डैनियल पर्ल को मारा था, और वो सारे के सारे जो हैं ये लोग वो हैं। तो एक कंडीशन मैं तो ये मानता हूं कि इंडिया को लगानी चाहिए कि भैया ये मसूद अजहर को हमको दो, ये तो हमारा कैदी है। अगर हम इसको बिल्कुल छोड़ देते तो वैसी ही गलती होगी जो कि 1972 में शिमला एग्रीमेंट के टाइम पे हुई थी, कि हमने जमीन भी छोड़ दी, हमने 93,000 भी छोड़ दिए। बदले में हमको क्या मिला? हमके बदले में मिला बांग्लादेश, जो आज आपके लिए नासूर बनता जा रहा है। पाकिस्तान जो था उतना ही नासूर वो बनता जा रहा है। तो मेरा अपना मानना है कि ये एक मौका है, जबकि हम पाकिस्तान के ये जो तंत्र है, जो प्राइम मिनिस्टर ने अपने ऑब्जेक्टिव सेट किया था कि हम जड़ को ढूंढेंगे, उस जड़ पे प्रहार करेंगे, तो ये मौका वही है कि उस जड़ को जड़ से खत्म करने का टाइम है। जो जुगलर की बात करते हैं, वो जुगलर एक तो आपने खत्म कर दिया कि जो इंडस वाटर ट्रीटी जो वो बोलते हैं, सिंधु जल संधि, बड़ा काम आप, और वो आप नहीं छोड़ रहे हो। दूसरा,
जो बार बार उनके जो फवाद चौधरी जैसे बेवकूफ लोग जो है बोलते रहते हैं, पौवा किलो का बम और आधे किलो का बम, न्यूक्लियर बम हम छोड़ देंगे, वो बिल्कुल डिबंक हो गई थ्योरी। उनके एटॉमिक एसेट्स पे कौन जो है रोक लगाएगा? क्योंकि वो पता नहीं किसके हाथ में, अगर गलत आदमी के हाथ में पड़ गए तो वो कहां से क्या हो जाएगा कुछ पता नहीं है। तीसरा, हम लोगों को जो इंश्योर करना चाहिए कि जितने सैयद सलाउद्दीन, हाफिज मोहम्मद सईद आपका आपका ये इंटरनेशनल टेररिस्ट है, डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है और 26/11 के लिए जिम्मेदार है, उसको हमको हैंड ओवर होना चाहिए। सैयद सलाउद्दीन ने हिजबुल मुजाहिदीन ने जांचे कितने कांड किए हैं जम्मू एंड कश्मीर में टेररिज्म के, वो भी हमारे पास हैंड ओवर होना चाहिए। ऐसे कुछ हमें कंडीशंस लगानी पड़ेंगी और इनको इंटरनेशनल रूल से इनका प्रोसिक्यूशन होना चाहिए। आपसे बातचीत करके अच्छा भी लग रहा है सर, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन आप उन स्पेसिफिक टॉपिक्स पर बात कर रहे हैं जो लोग सुनना चाह रहे हैं। आपने एक बात कही इन आतंकियों को लेकर और जड़ पर वार करने की बात हो रही है। आफ्टर अमेरिका एंट्री, अमेरिका के आने के बाद, और जो हम पिक्चर देख रहे हैं और जो ट्रम्प का प्रॉमिस वाला ट्वीट आया और बहुत वो मुबारकबाद दे रहे हैं और बहुत दिखा रहे हैं कि उन्होंने एक करिश्मा कर दिया, आप मानते हैं कि हमारे हाथ से वो अपॉर्चुनिटी चली गई जिसमें हम मसूद अजहर को भी पकड़ सकते थे, या आपको लगता है कि ये बन गई है? अब अमेरिका की एंट्री के बाद क्या बदलता देख रहे हैं सर? मैं एक उससे भी बड़ा सवाल करना चाहता हूं। अमेरिका को आपने डिसाइड किया था शिमला एग्रीमेंट में कि हम सारी चीजें बायलैटरली डिसाइड करेंगे। ट्रंप ने अपने पिछले कार्यकाल में एक कहा था कि हम मीडिएशन के लिए तैयार हैं। तो आज जो है वो मीडिएशन अमेरिकन कर रहा है, क्यों? क्या अमेरिका उन लोगों से जिसने 9/11 किया था उसने कोई मीडिएशन किया था? तो मुझे नहीं लगता कि हम लोगों को इस मीडिएशन को मानना चाहिए। हम लोगों को ये जो मैं सवाल कर रहा हूं, मैं ये पीस के, बाय द वे, मैं एक चीज आपको बड़ा क्लियर कर देना चाहता हूं। प्लीज। मैं वॉरमॉन्गर नहीं हूं कि लड़ाई होनी चाहिए। मेरा कहने का मतलब है हमारे 26 लोगों को पहलगाम में इसलिए सिर्फ मारा गया कि उनका धर्म क्या है और कैसे मारा, उनकी फैमिली के सामने मारा। अरे भाई, इससे ज्यादा इंसानियत का खून और क्या हो सकता है? इससे ज्यादा कोई इंसानियत का खून नहीं हो सकता है। सर, आप अच्छे से बताएंगे। ये शायद एक नया तजुर्बा इन्होंने करने की कोशिश की, ये एक्सपेरिमेंट था शायद, और शायद ये जानते हैं कि ये डिफेंस में कहीं पर खड़े नहीं होते, वेपन्स में कहीं पर खड़े नहीं होते, आर्मी में कहीं पर ये स्टेबल नहीं है, इकोनॉमी इनकी वैसे ही खराब है, मांगे हैं पैसे, दुनिया ने देखा और जग हसाई भी हुई है। तो इन्होंने सोचा कि चलो लोगों को बांट देते, क्योंकि आप पुंछ का जिक्र कर रहे थे सर, स्पेशली मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च को टारगेट किया गया ताकि सेंटिमेंट्स हर्ट हो। आप लोगों को बांट दो, लोगों को बांट दो, पर वो सोशल फैब्रिक तोड़ने की कोशिश की गई है हिंदुस्तान की। हमारा एक जो एक बहुत बड़ा हमारा एक जिसको कहते हैं हमारी देश की यूएसपी है, और ये यूएसपी किसी और देश में नहीं है, वो ये है कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी, उसको तोड़ने की इन्होंने कोशिश की है। तो जो हमारे जो देश का एक सबसे बड़ा जिसका बेसिस है, आप देखिए कि अगर पाकिस्तान बना भी था, वो कुछ लोग जो ये सोचते थे कि हिंदू एंड मुसलमान दो डिफरेंट कौम है, दो डिफरेंट नेशन है, इसलिए हम कोएग्जिस्ट नहीं कर सकते, वो चले गए पाकिस्तान जिनको जाना था। वो मुसलमान जो उसकी इस थियरी में यकीन नहीं करते थे, वो भारतवर्ष पे रुके। तो ये एक सेक्युलर देश बना, और सेक्युलर देश हमारे यहाँ जो होता है सबसे बड़ा, मैं ये वेस्टफालिया सिस्टम को, सेक्युलरिज्म मानता ही नहीं हूँ। ये कुछ और हमारे यहाँ एक हमारे जो स्क्रिप्चर्स में दिया गया है, एकम सत विप्र बहुधा वदंती, यानी कि देयर इज ओनली वन ट्रूथ, देयर आर मेनी वेज टू रीच इट। दैट इज द वे वेयर आजान एंड हमारे पुराने जमाने में शंकराचार्य चारवाक एक साथ एग्जिस्ट करते थे। वही आज की तारीख में कि मंदिर मस्जिद एक साथ है, मंदिर मस्जिद चर्च एक साथ है। हमारे जो इवन फिल्म्स जो बनती हैं, और आप देखिए फिल्म तो छोड़िए, ब्रिगेडियर उस्मान, वो हमारे आइडियल हैं। ठीक बात है। अब्दुल हमीद हमारे आइडियल हैं। मेजर हनीफ वो हमारे आइडियल हैं।
तो हमारे देश में तो ये हम सब एक साथ रहते हैं। उस सोशल फैब्रिक को पाकिस्तान ने तोड़ने की कोशिश की है, एंड इसके लिए उनको चार्ज होना ही चाहिए। अगर हम उनको छोड़ देते हैं तो आप समझ लीजिए एक और अपॉर्चुनिटी आप हाथ से गंवा दोगे। पाकिस्तान पे हर बार हमने भरोसा किया और हर बार हमने धोखा खाया। 47 में धोखा खाया, 48 में, क्योंकि 49 से वो हुआ था सीज फायर। 49 में धोखा खाया, 65 में धोखा खाया, 71 में धोखा खाया, 99 तो धोखे का, उसमें तो मुशर्रफ ने माना ही नहीं था कि क्या है। आगरा में भी उनकी अपनी वजह से जो हुआ, कोई एग्रीमेंट नहीं हो पाया। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान पे भरोसा करना, मैं तो नहीं भरोसा करूंगा। कोई दूसरा भरोसा करना चाहे तो उसको उसका जवाब देना पड़ेगा। आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही, क्योंकि आपने मुशर्रफ का जिक्र किया। सर 47-48 कश्मीर के लिए इनका पागलपन देखा, तब भी हारे। 62-65 की भी जब बात होती है उस समय भी बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हुए, स्पेशली 71 में। 65 में हारे। हाँ, हारे 60। क्योंकि अजीपीर पे हमारा कब्जा था। और हाँ जी सर, जो 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 सियालकोट हम ऑलमोस्ट पहुंचे हुए थे। लाहौर में हमने इच्छोकिल कैनाल पार कर रखी थी। तो किस बिना पे ये कहते हैं कि हम वो लड़ाई बराबर रही? हाँ, उनके कहने पे, अयूब खां के कहने पे सीज फायर हुआ था। तो अगर वो सीज फायर मांग रहे हैं तो इसका मतलब वो जो है उनको लगा कि अब हम नहीं जीत सकते हैं, इसलिए उन्होंने सीज फायर मांगा। तो 65 भी हारे, 71 तो history है। 71 तो हमारे सामने 99 बांग्लादेश है। और सर 99 का एक इंसिडेंट आप अच्छे से बताएंगे। लाशें पहचानने से पाकिस्तान ने इनकार कर दी थी अपने ही सैनिकों की। बिल्कुल, वो भी बिल्कुल, एक पार्ट था। बिल्कुल। हाँ, वो भी तो नॉर्दर्न, जो एक मैं आपको और कुछ बताता हूं कि प्लीज। जो जैसे हम जैसे अपने कश्मीर भाइयों को और बहनों को, मैं कश्मीर में रहा हूं, 5 बार मेरी पोस्टिंग रही, 1-2 बार नहीं, 5 बार रहा हूं मैं। तो मैं अच्छी तरह कश्मीर को जानता हूं। हम जिस तरह से उनको अपना ट्रीट करते हैं, और मैं उस लाल चौक और उस इलाके में खूब रहा हूं। लेकिन जो वो लोग ट्रीट करते हैं, मैं आपको 2 उदाहरण देता हूं। 1947 में गिलगित बाल्टिस्तान में करीब 91% इस्माइली शिया मुस्लिम्स थे। आज की तारीख में वहां सिर्फ 50% हैं। क्यों? पंजाबी मुसलमानों को लाके उन्होंने बसाया है, तो शिया मुस्लिम्स के बदले में सुन्नी मुस्लिम आ गए। वो पानी का जो रेवेन्यू देते हैं, पंजाब को 1 अगर रुपया देते हैं तो जो ये पीओके को 70 पैसे देते हैं, और पानी की 3 नदियां उनके यहां से गुजरती हैं। तो मुजफ्फराबाद से जो जाती थी नदी, नीलम नदी, उस पर नीलम झेलम बांध बनाया है। उससे नहर से वो टनल बना के पानी ले गए हैं, जिससे कि वो बिजली पैदा कर रहे हैं। वो बिजली कहाँ जा रही है? पंजाब में। तो वो उनको अपने, मतलब कश्मीरियों को भी, जो पीओजेके वाले लोग हैं, जो उनके कब्जे वाला कश्मीर है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, उनको वो अपना इक्वल नहीं ट्रीट करते हैं। तो उनपे जो, उनके साथ जो आप कह रहे हो, मेरा अपना मानना है कि एक एक मिस इन्फॉर्मेशन हमारे यहाँ चलाई गई कि भाई वो मुसलमान और हिंदू वाली। हाँ। क्योंकि वो क्या है, बांग्लादेश ने उस थ्योरी को डिबंक कर दिया, 2 नेशन थ्योरी को। तो उसको वो दोबारा लाना चाहते हैं। वो भूल गए कि आज भी बीएलए लड़ रहा है बलूचिस्तान में। किस लिए? क्योंकि उनके अब हक और हुकूक की लड़ाई है। हाँ, रिसोर्सेज उनके हैं और एक्सप्लॉइट वो हो रहे हैं। ऊपर से चाइना का जो प्रोजेक्ट है ग्वादर वाला, वो आप जानते हैं। हाँ। तो पाकिस्तान पे जिसने भरोसा किया उसने धोखा खाया। अफगानिस्तान ने भरोसा किया। आप देखिए आज अफगानिस्तान, और ये मैं हमेशा से कहता हूं कि वो कहते हैं कि भाई टीटी जो तालिबान है वो हमारे आदमी हैं। तो उन्होंने अशरफ गनी को तो किसी तरह उड़ा दिया, और उसमें अमेरिकन ने उनका साथ दिया। लेकिन आज क्या हालत है? वो अफगानिस्तान आपके साथ ज्यादा है, क्योंकि जो ड्यूरेंट लाइन है वो उसमें जो है उससे उनको नुकसान है। वो मानते ही नहीं है उसको। तो ये मेरा कहने का मतलब है पाकिस्तान। अच्छा, आज की लड़ाई में आप एक गौर कीजिए, वहां के आवाम की अगर आप बात कीजिए, लाल मस्जिद में मौलाना ने पूछा कितने लोग, उन्होंने कहा ये हमारी लड़ाई नहीं है। हिंदुस्तान से कितने लोग लड़ाई नहीं चाहते हैं, एक हाथ भी नहीं उठा। ठीक बात। जो बलूचिस्तान में मौलाना ने कहा कि भाई ये तुम्हारी लड़ाई है, हमारी लड़ाई नहीं है। पीओके के फजलुर रहमान जो थे, उन्होंने पार्लियामेंट से वॉकआउट कर दिया। उन्होंने कहा ये हमारी लड़ाई नहीं है। तो मैं कह रहा हूं कि पाकिस्तान जो है वहां पे
एक आर्मी है जो एक देश को पकड़े बैठी है। हमारी आर्मी जो है, इंडियन आर्मी है, वो इस देश की आर्मी है, जबकि पाकिस्तान आर्मी के लिए एक देश जिसका नाम पाकिस्तान है। तो और आपने देखा कि शहबाज शरीफ की कोई औकात नहीं है। नहीं है। और आपको इतिहास में भी लेते हैं, एक देयर इज अ बुक कॉल्ड क्रिटिकल मास, उसमें हेनरी किसिंजर ने जा करके बेनजीर भुट्टो से पूछा था, डू यू नो व्हाट इज द स्टेटस ऑफ योर न्यूक्लियर आर्सेनल? शी डिड नॉट नो। वो पूरा का पूरा वो तो आर्मी के पास रहता है हिसाब किताब। तो ये जो है वहां पे आर्मी जो है वो खुद सबसे बड़ी आप आपने डिसीजन बड़ी अच्छी, मेकर है। क्योंकि आपने बेनजीर भुट्टो का जिक्र किया। सर मैं एक सवाल ले लेती हूँ, आपके पास इतनी रोचक जानकारी है, एक पर्सनल इंटरेस्ट भी आ जाता है इंफॉर्मेशन को लेकर। हम ग्राफिकली इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, दर्शकों से कहेंगे कि टेलीविजन स्क्रीन से नजर ना उठाए, और जो लेटेस्ट वीडियोज आ रहे हैं वो भी हम एक रिस्पॉन्सिबल, एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते हम वही वीडियोज आपको दिखाएंगे जो कि वेरीफाइड होंगे। ये भी हमारी एक मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कोई पैनिक क्रिएट नहीं कर रहे, ये भी हमारी एक जिम्मेदारी है। क्योंकि आपने बेनजीर भुट्टो का जिक्र किया, उनकी खुद की लिखी जो ऑटोबायोग्राफी है डॉटर ऑफ ईस्ट, उसमें जब मैं उसको पढ़ रही थी उसमें मेंशन है किस तरह से उनके फादर को जो फांसी हुई थी, और आर्मी का ही आप मे बी जियाउल हक वाज आप एक दैट और टाइम। हाँ आप किताब पढ़ने में इंटरेस्टेड है, मैं एक और किताब बताता हूँ जो हाँ भुट्टो प्लीज। की है, हाँ इफ आई एम असैसिनेटेड। इफ आई एम असैसिनेटेड ये बुक है, एंड जो वो आपको जरूर पढ़नी चाहिए। जो जुल्फिकार अली भुट्टो की आखिरी किताब है, ये उन्होंने लिखी थी जब वो जेल में थे और किसी तरह बाहर पहुंचा दी गई थी, और वो बाद में कहीं इंग्लैंड वगैरह में पब्लिश हुई थी, इफ आई एम असैसिनेटेड। बहुत इंटरेस्टिंग किताब है, मैं जरूर जरूर पढ़िएगा। पढ़ूंगी। और उस बुक में जो वो पूरी जर्नी है, वो कैसे अपब्रिंगिंग होती है, वो पूरी फैमिली। आज जब मैं बिलावल भुट्टो को सुनती हूँ कि या तो सिंध में पानी बहेगा या भारतीयों का खून बहेगा, तो शर्म महसूस होती है कि इन्हें अपनी हिस्ट्री नहीं पता, अपनी फैमिली की, नहीं अपने पता। फोर फादर्स की जर्नी नहीं पता कि क्या देखा था उन्होंने। सर बात करेंगे, एक बड़ी खबर आ गई वो बता देते हैं। पाकिस्तान के समर्थन में चीन आ गया है। जिस डीप स्टेट थ्योरी की बात हो रही थी, जिस $62 बिलियन के इन्वेस्टमेंट की बात हो रही थी सिर्फ बलोचिस्तान में जो चाइना इन्वेस्ट कर रहा है, आज वो चाइना ओपनली सामने आ गया है। चीन के विदेश मंत्री को लेकर एक खबर आ रही है, वो बता देते हैं। पाकिस्तान के समर्थन में चीन आ चुका है। हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, मतलब हम भारत के खिलाफ हैं। चीन के विदेश मंत्री ने पाक के विदेश मंत्री से बात की है, ये बड़ी खबर आ रही है। और ये लग भी रहा था, सिर्फ ओपनली बातें नहीं आ रही थी। हम तो 4 दिन पहले से इस बारे में बात कर रहे थे। पाकिस्तान के लिए सॉफ्ट हार्टेड एक समय था जब अमेरिका भी रहा है, और दूसरा चीन तो है, क्योंकि चीन का अपना इन्वेस्टमेंट इतना ज्यादा है, पाकिस्तान की अपनी डिपेंडेंसी इतनी ज्यादा है चीन पर, और चीन पाकिस्तान के जरिए इनडायरेक्टली भारत को डिस्टर्ब करने की कोशिश वो इकोनॉमिक फ्रंट पे भी करता है, फाइनेंशियली भी करने, फाइनेंशियल जो मैंने कहा इकोनॉमिक फ्रंट पर भी, और वाया पाकिस्तान करने की कोशिश करता है। तो ये बात सामने आ गई। सर अपनी बात कंटिन्यू रखिएगा। एक रिएक्शन इस पर, अगर चीन के विदेश मंत्री, मैं आपको एक इंटरेस्टिंग स्टैट्स बताता हूँ। प्लीज प्लीज। जो इनके साथ खड़े हैं लोग, हाँ 3 देश पूरी तरह से है, 2 देश पूरी तरह से है, उसमें जो तीसरा देश है उसकी कोई औकात नहीं है, अजरबैजान की, तुर्की है और चीन। इसके अलावा जो पाकिस्तान को नीचे नहीं जाने देना चाहते वो दूसरे देश 2 है, अमेरिका और सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया का करीब $6 बिलियन का इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में है। पाकिस्तान अगर फट होता है तो सऊदी अरेबिया को नुकसान होगा। करीब 52 आप कह रहे हो, मेरे हिसाब से करीब $60 बिलियन का सीपीएससी में इन्वेस्टमेंट है 62 बिलियन चाइना का। तो वो जो है उसको नुकसान होगा अगर पाकिस्तान फट होता है। अमेरिका को नुकसान क्या है? अमेरिका के लिए ज्योग्राफिकल इंपॉर्टेंस है पाकिस्तान की, टू कीप अ चेक ऑन चाइना, टू कीप अ चेक ऑन अफगानिस्तान, टू कीप अ चेक ऑन ईरान। तो ये पाकिस्तान ने एक नई थियरी बनाई है, वो वही है कि भाई कोई मतलब अच्छे घर का लड़का है, उसके फादर उसको पैसा ना दें तो वो बोले अच्छा तुम नहीं देते हो, मैं कल भीख मांगने जा रहा हूं। तो अपनी इज्जत के लिए बाप कहता नहीं भाई तू पैसे ले ले। तो वो हालत है इस देश की कि वहां के लोग वो अपने उधारी पे, जो उधारी खाई है उन्होंने, उसको बचाने के लिए उसकी मदद करने को तैयार है चाइना का इंटरेस्ट। लेकिन ऑन अ सीरियस नोट, लेट मी जस्ट मेक इट वेरी क्लियर, India will have to read the Riot Act to China.
चाइना। देखिए, अगर चाइना ताइवान पे जाना चाहता है तो उसको एलएसी जो है क्वाइट चाहिए। एलएसी क्वाइट कब होगी? जबकि इंडिया आवाज नहीं उठाएगा। इंडिया आवाज कब नहीं उठाएगा? जबकि उसने इसीलिए आपको डेप्सन और डेमचौक छोड़ दिया। $100 बिलियन का एडवर्स ट्रेड है। मान लीजिए कल को इंडिया की जो इतना बढ़ जाए कि हम चलो तुमसे कुछ नहीं लेते, हम कहीं और से सोर्स से करेंगे, एक ही अमेरिका से ले लेंगे, बाकी चीजें कोई रशिया से लेंगे, कुछ यूरोप से ले लेंगे, हमारा एफटीए भी अभी इंग्लैंड से यूके से हो गया है। चाइना, कैन दे अफोर्ड दिस $100 बिलियन लॉस? आई होप नॉट। नॉट। तो अभी भी मेरा कहना है कि ये बात कहने की है, हवा है। आपने बोले उसने 3 दिन में क्या दिया, अच्छा, लेकिन जो दिया उसकी भी जरा बात कर लेते हैं। उसकी P-15E जो उसकी मिसाइल थी, जो JF-17 में, वो फुस निकली। JF-17 फुस निकला। HQ-9 एंड हाँ। HQ-16 जो उनके एडी सिस्टम है, वो फुस निकले। तो जो पाकिस्तान है वो चाइना के लिए एक मार्केटिंग का एक बैड एग्जाम्पल है। उनके हथियार अब कौन खरीदेगा? उनके हथियार अब कौन खरीदेगा? हमने S-400 खरीदा, और जो उनका HQ-16 है वो तकरीबन S-300 के इक्विवेलेंट है। लेकिन एक तो बेकार पाकिस्तान की फौज की ट्रेनिंग बेकार है, दूसरा वो हथियार की क्वालिटी बेकार है। तो ये जो है, चाइना बोलता रहेगा, चाइना थोड़ा बहुत मदद करेगा, लेकिन पूरी तरह ओपनली कि मतलब हम अगर पाकिस्तान को दबाएंगे तो वो एलएसी एक्टिवेट करेगा, नहीं होगा। ना 65 में उसने किया, ना 71 में किया, ना कारगिल के टाइम पे किया। तो मुझे नहीं लगता चाइना से हमें उम्मीद करनी चाहिए। तुर्की पता नहीं क्यों कर रहा है। विजुअल्स भी दिखाइएगा। हमें हाँ। तुर्की का हमें जो है, वी मस्ट कॉल देयर ब्लफ। $10 बिलियन हमारे से उनका ट्रेड है, पाकिस्तान से सिर्फ 500 मिलियन का है। उनके यहाँ जो टूरिज्म का एक बहुत बड़ा महकमा जो है वो हिंदुस्तान से जाता है। अब अगर आज हमारे टूरिस्ट वहां जाना बंद कर दें, ये ट्रेड बंद हो जाए, तो जो उनकी, अच्छा, जो आईमेक बनने वाला है वो भी वो चाहते हैं कि वो टर्की टच करे। अगर वो नहीं टच करता है तो उनको नुकसान होगा। तो अब हमें अपना तुर्की को भी समझाने की जरूरत है कि भाई